फ्रेंड्स, तो आप लगभग 13 से 15 मिनट में आप लगभग में कितने 15 ही क्वेश्चन कर जाते हो डेली। और ये 15-15 डेली क्वेश्चन करते हैं। देखो, जो चीज़ डेली करने में मज़ा है वो चीज़ मतलब कि एक दिन में करने में मज़ा नहीं। माइंड धीरे धीरे डेवलप होता है। कोई भी चीज़ होती, पौधा एक दिन में नहीं बड़ा होता, पूरा धीरे धीरे बड़ा होता। और जो अभी से फॉलो करता चला गया देखना, और फिर देखना एग्जाम डेट आने पे यही वीडियो इतनी तेज ट्रेंडिंग में जाएंगे, देखना कि आप लोग क्या होता है। और जो कह रहे थे भैया सिलेबस वाली बात देख लीजिएगा। भारतीय संविधान चल रहा है आपका, राष्ट्रपति नाम का टॉपिक आज माने पूरी चांस से, नहीं तो कल आ जाएंगे। उसके साथ ही आपका नगरीकरण, जो स्पेशल टॉपिक से नगरीकरण खत्म कर देंगे आज नहीं तो कल, दोनों टॉपिक एक साथ आ जाएंगे, ठीक है। क्योंकि कंटेंट तैयार कर देंगे, उसके बाद सीधे नगरीकरण इसका, नहीं तो आज क्या नाम डाल देंगे राष्ट्रपति नाम का टॉपिक, उसके बाद कल नगरीकरण करा देंगे। 2 टॉपिक आपके जीएस के और खत्म कर देंगे, ठीक है। और बिल्कुल परेशान मत होइएगा कि एक लोग कह रहे थे भैया जो क्वेश्चन लाया करो जो मानसिक अभिरुचि का है उसके टॉपिक बता दिया करो। भाई एकदम कह दें, एकदम ये बताने लगे क्वेश्चन देखो जनहित से लिया है हमने, पुलिस प्रणाली से लिया है हमने, अपराध नियंत्रण से लिया, अनुकूलन से लिया, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए कि यदि आप लोग ऐसा करना चाहते हो तो मैं करने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वीडियो लंबा हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। देखिएगा क्वेश्चन फर्स्ट, 13 क्वेश्चन हम कराते हैं हर वीडियो में, और ये 13 आपको बहुत आगे तक ले जाएंगे यदि आप करना चाहो। यदि आपका देखो, आप अपना रिव्यू दे सकते हो, यदि अच्छी ना लग रही है तो क्लास आप कह दीजिए, हमें कोई शौक नहीं है, मैथ शुरू कर देंगे। यदि आप लोग चाहते हो कि हम हर चीज़ करें तो मैथ और दोनों चीज़ साथ साथ चलाते रहेंगे, लेकिन मैथ का एक दिन एक छोड़ के वीडियो डाल दिया करेंगे, लेकिन आपके 18 से 20 वीडियो में मैथ हो ही जाएगी। तो आप बताइएगा कि मतलब मानसिक अभिरुचि सही चल रही है या नहीं चल रही, तो चीज़ हमें बताइएगा। क्या है, देश में शांति व्यवस्था के लिए खतरे, देश में शांति व्यवस्था के लिए खतरे के लिए कौन सा तत्व सर्वाधिक कम उत्तरदायी है। देखो, सर्वाधिक मतलब सबसे अधिक कम, सबसे कम उत्तरदायी कौन सा है? आतंकवाद, नक्सलवाद। देश की शांति व्यवस्था के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक तो यही है। धार्मिक वैमनस्य की भावना, धार्मिक वैमनस्य की भावना ये भी है, मतलब कि आप तुम हिंदू हो मैं मुसलमान हूँ, तो हिंदू में मुस्लिम, तो हिंदू तो सिख तो ईसाई, तो ये वाली भी गलत है। विभिन्न लोग अधिकाधिक लोगों का विदेश पलायन, ये चीज़ होल्डर को हो सकती है। विभिन्न राजनीतिक गुटबंदियाँ, हाँ ये भी खतरनाक है। राजनीतिक गुटबंदियाँ सब राजनेता करते हैं, धर्म के नाम पे लड़ते हैं। कभी भी आज तक देखो, देश तब तक नहीं सुधरेगा जब तक जनता ये नहीं कहेगी कि चुनाव विकास के नाम पे हो, ना कि धर्म के नाम पे हो। धर्म एक अलग चीज़ है, धर्म एक व्यक्तिगत आस्था, ना कि वो राजनीतिक आस्था है। लेकिन आज हमारा देश धर्म के नाम पे सब कुछ कर रहा है। मैं धर्म के सख्त खिलाफ हूँ। देखो, ये यदि हो सकता है आप लोगों को बुरा लगे, लेकिन हाँ मैं धार्मिक रूप से व्यक्तिगत बहुत हूँ। 13 साल हो गए सोमवार के व्रत रखते हुए, तो आप समझ सकते हो कि ऐसा नहीं कि मैं धार्मिक नहीं हूँ। धार्मिक अपने व्यक्तिगत हूँ, ना कि राजनीतिक। धर्म मैंने लेनिन को पढ़ा है, मैंने मुसोलिनी को पढ़ा है, मैंने हिटलर को पढ़ा है। फिलासफर पढ़िएगा तब पता चलता धर्म क्या। मैंने कार्ल मार्क्स को पढ़ा, धर्म एक अफीम की तरह है। तो चलो वो बात की बात है, तो इसीलिए ये सब चीज़ बता पाते हैं आप लोगों को, क्योंकि सब चीज़ पढ़ी हैं। देश में शांति व्यवस्था के लिए खतरे, देश की सॉरी देश में शांति व्यवस्था के लिए खतरे के लिए कौन सा तत्व सर्वाधिक कम उत्तरदायी है? ए भी उत्तरदायी है, ए भी उत्तरदायी है, ए भी उत्तरदायी, यानी कि कौन सा उत्तरदायी नहीं है? ए वाला सबसे कम उत्तरदायी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट, ऑप्शन सी। देखो, इसके नाम पे भी दंगे हो जाते हैं, इसके नाम पे भी दंगे हो जाते हैं, इसके नाम पे भी दंगे हो जाते हैं। कभी ये सुना है कि हाय वो विदेश जा रहा है, दंगे हुए? नहीं हुए ना। तो इसका मतलब यही ऑप्शन सही है। एक क्वेश्चन देखिएगा, क्या राष्ट्रीय सुरक्षा के विरुद्ध किए जाने वाले अपराधों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं की बात कर रहा है, ध्यान रखना, राष्ट्रीय सुरक्षा के संबंध में। और किसकी, देखो जो कीवर्ड होते हैं उनको अंडरलाइन इसीलिए किया जाता है। जब पेपर करते हैं ना, देखा होगा कि जो पेपर करते हैं जो अंडरलाइन करके जाता है बहुत जल्दी, अब तुम्हें पूरा पढ़ने की नहीं जरूरत है। इधर तो आपको पता ही है कि अपराधों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, तो राष्ट्रीय सुरक्षा के विरुद्ध। अब देखिएगा, राष्ट्रीय सुरक्षा के विरुद्ध किए जाने वाले अपराध अक्सर अंतर्राज्यीय प्रकृति के होते हैं। नहीं, 2 राज्यों की लड़ाई, सोचो नदी विवाद हो रहा है 2 राज्यों में, क्या वो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरनाक है? नहीं। ये देखो, अंतर बेस्ट ऑप्शन चूज करना पड़ता है। वही चीज़ देखिएगा क्या, कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए विरुद्ध किए जाने वाले अपराध अक्सर अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति होते हैं। अक्सर मतलब कि जो भी जो क्या नाम राज्य, सॉरी कहाँ गए, राष्ट्रीय सुरक्षा के विरुद्ध किया जाए अक्सर अंतर्राज्यीय, अंतर्राज्यीय मतलब एक दूसरे राज्य से संबंधित। अब कोई भी क्या नाम अपराध होता है या कोई भी लड़ाई होती है राज्यों के बीच, तो क्या मानी जाएगी? राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ विरुद्ध मानी जाएगी? नहीं, वो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अपराध नहीं होता है। नहीं कि ये तो हो नहीं सकता ऑप्शन। राष्ट्रीय सुरक्षा के विरुद्ध किए जाने वाले अपराध, राष्ट्रीय सुरक्षा के विरुद्ध किए जाने वाले अपराध कुछ मामलों में अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति के होते हैं। भाई, राष्ट्रीय सुरक्षा के विरुद्ध किए जाने वाले अपराध कुछ मामलों में अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति के होते हैं, इसको होल्ड रखिएगा, ये चीज़ हो सकती है।
क्यों नहीं हो सकती? कुछ मामले में हो सकते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा के विरुद्ध किए जाने वाले, कुछ मामलों में अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति के हो सकते हैं। ठीक है, वैसे है भी तो नहीं, लेकिन फिर भी इसको होल्ड पे रख रहे हैं। अब देखिए, ऐसे अपराधों की जांच राज्य पुलिस के स्तर पर ही सर्वोत्तम प्रकार से की जा सकती है। खुद सोचो कि ऐसे अपराधों की जांच पुलिस करेगी। अब सीबीआई और ये सब क्या नाम जो हमारी संस्थाएं हैं, ये सब बेकार हो गई। पुलिस तो एक क्या नाम शांति व्यवस्था के लिए ना, कि अंतर्राष्ट्रीय क्या नाम जो अपराध हो रहे हैं उनकी जांच या कुछ के लिए है। तो ऑप्शन सी इज बेस्ट। ऐसे अपराधों में आतंकवाद, तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे मामले शामिल हैं। हाँ, राष्ट्रीय सुरक्षा में मामले शामिल हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, वित्तीय अपराधों के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? नहीं की बात देखो, यहाँ पे सत्य नहीं है वित्तीय अपराधों में। किसी व्यक्ति, संस्था, सरकार की संपत्ति क्या एक तरीके से वित्तीय होती है आपकी, के विरुद्ध किए गए अपराध को वित्तीय अपराध कहा जाता है। बिल्कुल सही कहा जाता है। जहाँ पे नहीं मिल जाए वही ऑप्शन हो जाएगा। वित्तीय अपराधों के अंतर्गत बैंकिंग अपराध, बीमा अपराध और पहचान चुराने जैसे अपराध शामिल हैं। हाँ, तो बैंक तो वित्त में आती है, बीमा भी वित्त में आता है, तो ये भी सही है। अब भारत में कुछ कानूनों के अंतर्गत कुछ वित्तीय अपराधों के लिए मृत्युदंड का प्रावधान किया गया, इसको होल्ड रखो। विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी जैसे नाम वित्तीय मामलों की चर्चा में रही। सही बात है। कहीं भी भारत में क्या, कहीं भी वित्तीय मामलों के लिए मृत्युदंड का कोई प्रावधान नहीं है वित्तीय मामले में, कि आपने चोरी की तो आपको इस चोरी के लिए मृत्युदंड मिल सकता है। आपका रेप, मर्डर इन सब के लिए हो सकता है, लेकिन वित्तीय अपराध के लिए मृत्युदंड नहीं है। न भारतीय दंड संहिता कहती है, अब तो 2023 आ चुकी है, पहले 1973 के अनुसार चलते थे। यही क्वेश्चन क्या नाम आया था रेडियो ऑपरेटर में, कि अब कौन सी नई दंड संहिता शुरू हुई? तो 2023। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी। इस क्वेश्चन को देखिए, विधि का शासन के अनिवार्य तत्वों में क्या शामिल नहीं है? विधि का जो शासन होता है, देखो टॉपिक एक दिया है विधि का शासन। विधि के शासन में कौन सा तत्व शामिल नहीं होता है? क्या? मनमानेपन का अभाव। हाँ, विधि के शासन में मनमानी नहीं कर सकते, चलो उसके 2 थप्पड़ मार देते, नहीं, इसका मतलब ये भी गलत। अधिकारियों में विवेकाधिकार का अभाव भी हो सकता है, इसको होल्ड कर लो। कानून के समक्ष समानता, कानून के विधि का शासन का मतलब कानून के समक्ष सभी समान होंगे, मतलब कि ये भी गलत, क्योंकि यहाँ पे नहीं पूछा गया है। नहीं का मतलब समझो कि विधि के शासन से तत्व, अनिवार्य तत्व कौन सा नहीं है? ये तो है, ये भी है, तो इसका मतलब ये गलत हो गए। भेदभाव का अदब, हाँ, कानून कभी भेदभाव नहीं कर सकता, मतलब ये भी गलत। अब आगे क्या कहता है? ऑप्शन बचा कौन सा? ये यदि आपको ये चीज़ समझ में भी नहीं आई तो भी तो ऑप्शन बी तो बचा है। ऐसे एलिमिनेशन मेथड से हम चलेंगे लास्ट तक, क्योंकि मानसिक अवरोध सबसे बेस्ट तरीका होता है एलिमिनेशन मेथड, और कुछ भी नहीं होता है, कहने को कोई कुछ भी कह दे। अधिकारियों में विवेकाधिकार का अभाव, अधिकारियों में विवेकाधिकार का अभाव, विधि के समझ क्षमता, यदि विवेक का ही अभाव है तो फिर उन्हें अधिकारी क्यों बनाया जाए भाई? तो इसका मतलब यही ऑप्शन है। तुम्हारे अंदर दिमाग ही नहीं, क्या सही क्या गलत है। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात है। आपको अपने क्षेत्र में चल रहे अवैध सट्टे की सूचना प्राप्त होती है। प्राथमिक जांच में आप पाते हैं कि इस अड्डे का इस संबंध स्थानीय विधायक के छोटे भाई से। आपको क्या करना चाहिए? आपको पता चलता है कहीं पे सट्टा है, कुछ भी चल रहा है, तो आप बाद में पता चलता है कि अच्छा इस सट्टे का संबंध तो क्या नाम विधायक के छोटे भाई से। तो आप क्या करोगे? बिना देर के विधायक से इस संबंध में बात करनी चाहिए, विधायक से संबंध में बात करोगे। विधायक तो कभी नहीं चाहेगा हमारा भाई पकड़ा जाए, तो ऑप्शन गलत, ये भी नहीं हो सकता। अपने वरिष्ठों को इसकी सूचना देकर उनके आदेश की प्रतीक्षा करनी चाहिए। भाई तब तक सट्टा अट्टा सब भग जाएगा, तुम्हें सबूत भी नहीं मिलेगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। पुलिस अधिकारी के रूप में बिना किसी बात की परवाह किए अपना कर्तव्य पालन करना चाहिए। आप एक पुलिस अधिकारी बनाएंगे, आपको एक ड्यूटी दी गई है कि कुछ भी गलत हो, हालांकि घूसखोरी सब कुछ चलता है, लेकिन एक नैतिकता के रूप में जो एक नैतिक चीज़ होती है, हमेशा नैतिकता सर्वोपर रखना वो क्या नाम मानसिक अभिरुचि करते समय, तो पुलिस अधिकारी के रूप में बिना परवाह किए उसको कर्तव्य पालन करना चाहिए। हाँ, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। वहाँ से अपना स्थानांतरण करा लेना चाहिए। कहीं दूसरी जगह भी सट्टा चल रहा हो तो फिर कहाँ कहाँ स्थानांतरण कराओगे? इसका मतलब ये भी नहीं ऑप्शन हो सकता। ऑप्शन सी इज राइट। ये देखिएगा, निम्नलिखित में से अपराध सिद्ध होने पर, अपराध सिद्ध हो गया, किसी किशोर को, अभियुक्त को कहाँ भेजा जाएगा? कोई भी बालक है, कोई लड़का है, उसने कोई अपराध किया और सिद्ध भी हो गया हाँ ये अपराधी, तो उसे कहाँ भेजा जाओगे? जिला कारागार जेल में नहीं भेज सकते, क्योंकि इनके लिए अलग बाल सुधार गृह जेल होती है। आश्रय शेल्टर हाउस तो यहाँ पे होते हैं क्या नाम, जैसे बस अड्डे वगैरह पे, तो शेल्टर हाउस में भेजोगे भग जाएगा छोड़ के। निरीक्षण गृह में वहाँ भी नहीं भेज सकते, वहाँ पे उसका निरीक्षण कराना है क्या? कुछ नहीं। विशेष गृह, जिसे हम बाल सुधार गृह बोलते हैं, उसी गृह में भेजा जाएगा। बाल सुधार गृह घर में जो क्या नाम जेल है, बाल सुधार कारागार, उसमें भेजा जाएगा। ये देखिए क्वेश्चन, ये जीएस में भी काम आ सकता है, और क्या नाम रेडियो ऑपरेटर में क्वेश्चन आया भी था, इसलिए क्या नाम मैंने इसी क्वेश्चन को ले लिया, और कोई इसका कोई स्पेशल रीजन नहीं है। क्या है कि उत्तर प्रदेश पुलिस व्यवस्था मुख्य रूप से किन से नियंत्रित होती है?
पुलिस अधिनियम 1861 बिल्कुल होती है। उत्तर प्रदेश दंड संहिता 1973, लेकिन अब कौन सी लागू होगी? 2023। यूपी रेडियो ऑपरेटर में पूछा गया था कि भारतीय दंड संहिता अब कौन सी लागू होगी? 2023। तो किसके अनुसार यहाँ पे 1973 की जगह पे 2023 हो जाएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस विनियमन इसके अनुसार होती है, इसके अनुसार नहीं का ऑप्शन सी इज राइट। देखो लगभग अभी 10 ही मिनट हुए, लगभग मैंने 10 क्वेश्चन कर लिया, बल्कि स्टार्टिंग में हमने सब कुछ बात करने के बाद भी। पुलिस प्रशासन की कार्यकुशलता घटने के कारणों में शामिल है। पुलिस प्रशासन की आज कार्यकुशलता कम हो रही है। कम मतलब कि उतना कार्य में कुशल नहीं है, अपने वर्क में कुशल नहीं है, अपराधी को पकड़ने में कुशल नहीं है। क्या कमी हो सकती है? सक्षम मानव संसाधनों की अपर्याप्त उपलब्धता, वो तो खूब है। खटारा गाड़ी मिलेगी, टूटा हुआ क्या नाम पूरा थाना इसे मिलेगा। थाने में क्या होता है कि पैसा आता है, जो एसपी होते हैं वो थाने पे सूचना कर देता है कि थाना अपने आप जो थाने की मरम्मत है वो खुद ही करा लो, और पैसा जो आता है वो खुद ही छुटा के अपने मौज मस्ती करते हैं। यही होता है सब कुछ आजकल। तो सक्षम मानव संसाधनों की अपर्याप्त उपलब्धता, हाँ बिल्कुल नहीं है। आपको अभी भी साइकिल भत्ता दिया जाता है मोटरसाइकिल के ज़माने में। मानव संसाधन की कमी है बिल्कुल है, तो ये भी शामिल है। समय से समस्याओं का निराकरण ना होना बिल्कुल कभी नहीं होता है, तो समझाने की जरूरत नहीं। लगातार कार्य का बढ़ता जो बोझ, बहुत ज़्यादा कार्य बढ़ रहा है, वैकेंसी आ ही नहीं रही, पूरी नहीं हो भी रही तो लीक हो रहा है पेपर, तो वो सब गलत चीज़ है ना। तो गलत को गलत ही कहना चाहिए। लगातार कार्य का बढ़ता बोझ, जब कम वो सिपाही होंगे या कोई वैकेंसी पूरी भरी नहीं होगी तो मानव वो कार्यबल तो बढ़ेगा ही। तो इसका मतलब उपरोक्त सभी डी। पहले इस क्वेश्चन को पढ़िएगा, क्या कह रहा है क्वेश्चन कि एक पुलिसकर्मी के रूप में आपको अपनी ड्यूटी के दौरान अक्सर तनावग्रस्त लोगों के साथ व्यवहार करना पड़ता है। तनावग्रस्त मतलब जो तनाव में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, उनको व्यवहार करना पड़ता है उनके साथ ही। उनके संपर्क में आकर आप भी तनावग्रस्त महसूस करने लगें। कहते हैं ना, बैड चीज़ों के साथ रहोगे तो बैड थिंग्स दिमाग में आएंगी, वही चीज़ें वाली। उनके संपर्क में आकर आप भी तनावग्रस्त महसूस कर रहे हैं, ठीक है। आपकी इस मनोस्थिति का दुष्प्रभाव आपके वैवाहिक जीवन, मैरिड लाइफ पे पड़ रहा है। तो आपको क्या करना चाहिए? आपको अपनी पत्नी को किसी मनोचिकित्सक को दिखाना चाहिए, ताकि वे कम से कम वह तो मानसिक रूप से स्वस्थ रहे। भाई मानसिक रूप से बीमार आप हो रहे हो, दिखा पत्नी को रहे हो, ये कहाँ से? मतलब टाइफाइड आपको है, इंजेक्शन किसी और से लगवा रहे हो। जैसे नहीं बचपन में हम लोग भाई जो होते थे लड़ते थे, तो भाई से कहते चल मेरी जगह खाना खा लियो जाके, तो दूसरी जगह पेट भर सकता है। तो वही चीज़ है यहाँ पे। तो ऑप्शन ए इज रॉन्ग। अगला क्या कहता है? आपको पुलिस की नौकरी छोड़ देनी चाहिए और पूरा समय परिवार के साथ बिताकर वैवाहिक रिश्ते को बचाना चाहिए। ये भी गलत है। नौकरी थोड़ी छोड़ दोगे, आपको खुद उस चीज़ को हैंडल करना पड़ेगा। तनाव आपकी नौकरी की प्रकृति का हिस्सा है। तनाव को प्रतिबंधित किया जा सकता है, आपको धैर्य से काम लेना चाहिए। ऑप्शन हो सकता है, लेकिन उससे पहले डी देखना चाहिए। आपको किसी दूसरे स्थान पर तबादले का प्रयास करना चाहिए जहां आपको लगता है कि तनाव अपेक्षाकृत कम होगा। तनाव कहीं अपेक्षाकृत कम नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट। एक क्वेश्चन है मानसिक दृढ़ता से, देखना जगह टॉपिक उसमें दिया है मानसिक दृढ़ता से। चलो दिखाई देते हैं आपको। ये जो मानसिक दृढ़ता है, ये देखो क्या क्वेश्चन है, मानसिक दृढ़ता है कि नहीं है, यहीं से लिया गया है। बाकी मैं सारे दिखा सकता हूँ, लेकिन वीडियो बड़ा हो जाता है इसलिए। क्या कहता है? मानसिक दृढ़ता के लाभों में शामिल। मानसिक दृढ़ता क्या होती है? मेंटल स्ट्रांगनेस क्या होती है? जैसे कि आपने किसी अब सांप को देख लिया तो आप एकदम से डर गए हो, राम काट लेगा, लेकिन आप दृढ़ हो कि हाँ ये काटेगा नहीं, खुद वो अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा है। तो मेंटल दृढ़ता वो होती है। हाँ, मानसिक रूप से मजबूती को मेंटल दृढ़ता कहते हैं, और कुछ भी नहीं होता, बस इतना समझ जाओ। मानसिक रूप से दृढ़ व्यक्ति अपने कार्य को प्रभावशाली तरीके से और अधिक प्रतिबद्धता से करता है, बिल्कुल करेगा, ये भी शामिल है। मतलब कि यदि आप मानसिक रूप से मजबूत हैं तो आप विपरीत परिस्थितियों में भी अच्छा काम कर जाओगे। जैसे MS धोनी, क्रिकेट का सबसे बड़ा नाम। मानसिक दृढ़ता व्यक्ति को परिवर्तन और विपरीत परिस्थितियों में सकारात्मक दृष्टिकोण और सकारात्मक कार्य प्रणाली, देखो सकारात्मक क्या, नकारात्मक लिखा तो गलत हो जाता है। हाँ, सकारात्मक और प्रणाली पे मदद करता है अपनाने में, हाँ बिल्कुल सही है। मानसिक रूप से दृढ़ व्यक्ति अधिक महत्वाकांक्षी होते हैं और अधिक जोखिम को प्रबंधित कर सकते हैं। मतलब ज़्यादा जोखिम है उसे भी हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी सभी सही हैं। ऑप्शन देखिए, आप एक पुलिस अधिकारी हैं, आपके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले जनजाति समुदाय आपसे शिकायत करते हैं कि कुछ कारपोरेट समूह उनके वन अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। समुदाय से शिकायत करते हैं कि क्या है, वन अधिकारों का उल्लंघन करते हैं, करके कानून तोड़ रहे हैं। ऐसे में आप क्या करोगे? जैसे आप किसी थाने में पोस्टेड हैं, वहाँ का जनजाति समुदाय आपसे शिकायत करता है कि कुछ कारपोरेट जो क्या नाम अडानी अंबानी वाला समूह
वनों को काट कर उनके कानून तोड़ रहा है, तो ऐसे में आप क्या करोगे? वो देखिएगा कि आप जनजाति समुदाय के लोगों को समझा बुझाकर वापस भेज देंगे। भाई उनका अधिकार है, भेज कैसे दोगे वापस? आप आरोपी कारपोरेट समूह के अधिकारियों के से संपर्क करके फार्म हाउस पर उनसे गुप्त बैठक करेंगे। ये तो ठीक है संपर्क करना, लेकिन गुप्त बैठक नहीं, वो कुछ नहीं चलेगा। आप मामले को स्थानीय सांसद के संज्ञान में लाएंगे। सांसद क्या कर लेगा? वो खुद इसमें शामिल होगा जहाँ तक है। आप एक वैलिड संवैधानिक और नैतिक बात होनी चाहिए मानसिक अभिरुचि, तभी ऑप्शन चूज करना। आप वन अधिकार अधिनियम 2006 तथा अन्य वैधानिक प्रावधानों के अंदर जांच करके उचित कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल सही, उचित कार्रवाई करनी पड़ेगी। एक पुलिसकर्मी के रूप में आप किस विचार से सहमत हो सकते हैं? इन नीचे विचार दिए हैं 4, इन पे कौन से आप सहमत होंगे? अगर एक महिला बलात्कार की शिकार होती है तो उसमें उसकी गलती होगी, उसने ही बलात्कारियों को उकसाया होगा। कभी तुमने कहा कि मेरा थप्पड़ मारो? कहीं भी जाके आपने कहा हो कि मेरे थप्पड़ मारो? या कोई लेडी कह सकती है कि हमारा बलात्कार करो? तो ऑप्शन ए इज रॉन्ग। शारीरिक संबंधों शादी के मामलों में लड़कों और पुरुषों को मिली परंपरागत वरीयता अप्रासंगिक है। ठीक है, इस पे हम सहमत हो सकते हैं। कोई महिला यदि केवल बेटियों को ही जन्म देती तो उसका ऐसा करना उसका जैविक दोष है। गलत, इस पे हम सहमत नहीं है, उसका जैविक दोष नहीं हो सकता। ये तो बच्चे तो जो लड़के होते हैं कि लड़का पैदा कैसे होता है, जहाँ तक मैंने बायो तो नहीं पढ़ी, लेकिन जितना भी जाना है और जितना भी 9th 10th में पढ़ी थी, तो उसमें बस यही बताया गया था कि जो लड़का है वो मेन पे डिपेंड करता है ना कि वुमेन पे। वुमेन के उस पर नहीं डिपेंड करता। लड़का यदि होगा तो लड़के पे डिपेंड करेगा, अपने बाप पे डिपेंड करेगा कि हाँ कि उसमें एक्स वाई वाई कुछ सिस्टम होता है, एक्स वाई वाला। तो जो पढ़े होंगे भाई उनको पता होगा। तो ये तो नहीं हो सकता। परिवार की संपत्ति पूरे सदस्यों के नाम ही होनी चाहिए, क्योंकि उनके द्वारा ही बाहर भीतर के कार्य करना सहजता से संभव हो पाता है। देखो ये चीज़ यदि जेंडर इक्वलिटी में देखी जाए तो ये चीज़ सही है, मतलब कि हाँ वो सॉरी गलत है। जेंडर इक्वलिटी में देखे जाए तो महिला और पुरुष समान होने चाहिए, तो मतलब ये चीज़ गलत है। तो क्या है, शारीरिक संबंधों और शादी के मामलों में लड़कों और पुरुषों की मिली परंपरागत वरीयता अप्रासंगिक। ये चीज़ तो सही है, मतलब कि लड़का लड़की देखने जाएगा, लड़का दहेज लेगा, लेकिन चिंता मत करो कुछ दिन बाद लड़कियां देखने आया करेंगी लड़का। अभी तुम लड़कियों को देखने जाते हो, फिर लड़कियां देखने आया करेंगी लड़का, और फिर लड़कों से लिया करेंगे दहेज, क्योंकि समय हमेशा पलटता है, समय एक साथ किसी का नहीं रहा है। तो जल्दी जल्दी शादी करिए, जल्दी जल्दी नौकरी लीजिए, पता नहीं कब समय पलट जाए। तो ये चीज़, हाँ इस चीज़ से सहमत है कि जो वरीयता है वो अप्रासंगिक है, मतलब कि लड़कों को इतनी वरीयता नहीं देनी चाहिए। लेकिन हाँ ये चीज़ थोड़ी मुझे लगती है कि ये चीज़ नैतिकता के रूप से देखी जाए तो ये चीज़ सही भी होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए, मतलब इस ऑप्शन से कुछ लेना देना नहीं, इसलिए सही होनी चाहिए क्योंकि यदि पुरुष और मेल और फीमेल दोनों में संपत्ति बटती रही बाप की, तो 4 बीघा खेत 2 लड़कियों में और 2 लड़कों में बटा तो एक बीघा मिलेगा, और ये 2 लड़कियाँ अपने तो ससुराल चली जाएंगी। तो इस खेत को इतना डिवाइड होता चला जाएगा कि इन्हें हर 3 से 4 साल में चकबंदी लानी पड़ेगी। तो इसलिए ये चीज़ सही है कि ज़मीन है वो लड़कों के नाम ही होनी चाहिए। भाई यदि हमारी सिस्टर जा रही है तो हम भी तो किसी की सिस्टर के साथ शादी कर रहे हैं, तो वही सिस्टम है। तो मतलब वो चीज़ देखी जाए तो ये चीज़ सही है, बाकी ऑप्शन तो ये बी बेस्ट ही है। आप लैंगिक समानता में इस क्वेश्चन को लीजिएगा। लैंगिक रूप से संवेदनशील कथन नहीं है। अब देखो, क्या बच्चों की परवरिश में पिता और माता दोनों की समान सत्ता और जिम्मेदारी होनी चाहिए? बिल्कुल है, नहीं चाहिए। गंदे चुटकुले सुनाना केवल पुरुषों का एक अधिकार नहीं है, बिल्कुल लड़कियों को पूरा अधिकार है, चाहे कितना भी गंदा चुटकुला सुनाए। समान कार्य के लिए महिलाओं को समान वेतन दिया जाना चाहिए। हाँ, समान कार्य के लिए महिलाओं को समान वेतन दिया जाना चाहिए। चलो इस क्वेश्चन को अगली बार नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तो ये वीडियो यहीं पे था, आप लोग को पढ़िएगा, मन लगा के पढ़िएगा। अब 15 से 20 मिनट का वीडियो नहीं देख सकते तो आप क्या कर सकते? कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने हर चीज़ शॉर्ट में बदल दी। समझे कि नहीं समझे? बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखो पहला वीडियो थोड़ा लंबा था, फिर दूसरा उससे छोटा हुआ, फिर तीसरा उससे छोटा, ऐसे करके 15 मिनट पर ही आ जाएंगे। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।